क्या होता है ये दो चर वाला रैखिक समीकरण। पहले ये हुआ हमारा पहला समीकरण। ये चर मतलब होते हैं आपको मालूम है दो रैखिक समीकरण के क्या शर्त होते हैं। हल की विधि तीन विधि होती है। एक प्रतिस्थापन। आज हम लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण का बात करेंगे जो डीएलएड परीक्षा या कोई भी अन्य एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दो चर वाला रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? क्या होता है ये दो चर वाला रैखिक समीकरण? क्या आपको पता है ये दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है? दो चर वाला रैखिक समीकरण, इसका व्यापक रूप का जब बात करेंगे हो जाता है हमारा a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 हो जाता है a2। दूसरा पहले ये हुआ हमारा पहला समीकरण। अब ये जो हमारा होगा ये होगा हमारा दूसरा समीकरण। दो चर होना चाहिए। चर मतलब आपको उस क्लास में बताए थे अल्फाबेट अलग अलग होना चाहिए। चर, दो चर, चर मतलब हो गया ABCD वाला वर्ड, ABCD जेड तक जाएगा। तो दो चर होना चाहिए। एक चर ये हो गया x, दूसरा चर हो गया y और दो इक्वेशन। जब दो चर होगा दो इक्वेशन भी बनेगा। इसके शर्त के क्या नियम होते हैं? क्या आपको मालूम है दो रैखिक समीकरण के क्या शर्त होते हैं? इस प्रकार का हर आदमी का अलग अलग शर्त होता है, इसी प्रकार इसका भी एक शर्त होता है। रैखिक युग्म समीकरण के हल के शर्त, जब समीकरण a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 होता है तो इसका शर्त होता है कि यह समीकरण अद्वितीय होगा, केवल एक हल होगा, संगत हल होगा। और जब इसका ग्राफ का बात करेंगे, ग्राफ हमारा प्रतिच्छेदी होगा और समीकरण अविरोधी होगा। प्रतिच्छेदी ग्राफ कहने का अर्थ होता है किसी एक बिंदु पे प्रतिच्छेद होना, उसे ही प्रतिच्छेदी ग्राफ कहते हैं। इसका जब रैखिक युग्म समीकरण के हल में a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, इसको हम लोग कहते हैं नॉट इक्वल टू इक्वल नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू का सिंबल है। ये नॉट इक्वल टू का सिंबल होता है, ध्यान में रखना है। अद्वित हल केवल एक हल होगा, अद्वित हल होगा, या इसी का दूसरा नाम होता है एक केवल एक हल, संगत हल होता है। अब हम लोग ग्राफ के बारे में बता ही दिया। दूसरा समीकरण लेंगे, इसमें क्या टॉपिक बन सकता है? जब समीकरण a1 बाय a2 b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2 होगा तब इसका हल अनंत होगा, संगत हल होगा। और ग्राफ का जब बात करेंगे संपाती होगा, मतलब कि एक ही रेखा पे गुजरेगा। ये x एक्सिस, x डैश एक्सिस, y एक्सिस और y डैश एक्सिस अगर रहेगा तो ग्राफ एक ही रेखा में चलते रहेगा। समझ में आ गया होगा, क्योंकि एग्जाम में यही सब चीज पूछा जाएगा। इसमें आगे जब हम लोग सवाल करेंगे तो उसमें मालूम चल जाएगा। a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल नॉट इक्वल टू c1 बाय c2 जब होगा तो कोई हल नहीं होगा और असंगत हल होगा। जब कोई हल नहीं होगा तो असंगत हल होता है और जहां हल होता है वहां पे संगत होता है। ये बात ध्यान रखना है। ग्राफ संपाती होगा। और समीकरण का जब बात करेंगे, समीकरण विरोधी समीकरण कहलाता है। क्वेश्चन जब आगे करेंगे और समझ में आएगा। हल की विधि तीन विधि होती है, प्रतिस्थापन, विलोपन, वर्ज गुणन विधि, ग्राफ विधि। ग्राफ विधि आप लोग समझ में आ गया होगा। विलोपन विधि भी आप पढ़ेंगे। ये सब चीज क्लास 10 का है। जब सवाल बनाएंगे हम लोग उसमें चर्चा करेंगे, लेकिन आप लोग ये सब चीज पढ़े हैं क्या? ये आप 10 में नहीं पढ़े थे? ये सब चीज आप 10th में पढ़े थे, फिर भी अभी यहाँ पे रिवीजन करना है और एग्जाम को सही बनाना। अब हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, समीकरण के युग्म y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -7 में, ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। तो क्या होगा? एक हल होगा, दो हल होगा या अनंत हल होगा, या इनमें से कोई हल नहीं होगा? जब ध्यान दिया जाए तो इसमें इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि जब y इक्वल टू 0 को x के समांतर लिया जाता है,
समांतर, और y इक्वल टू -7 को भी x के समांतर लिया जाता है। तो ये यहाँ पे पता चलता है हम लोगों का क्या, इसका एक हल भी नहीं है, दो भी, अनंत भी नहीं, इसका हल दूसरे टाइप का आ जाता है। इसी का इसमें क्या हो जाता है हमारा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना है, x अक्ष के समांतर और ये -7 x के समांतर आ जाएगा आपका। अब यदि दूसरा सवाल लेते, यदि रैखिक समीकरण के युग्म के अनंत हल हो तो निरूपित करने वाली रेखाएं क्या होगी। अनंत हल हो, अनंत हल का हम क्या बताए थे, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, यही अनंत हल बताए थे। जब अनंत हल होगा तो हमने ये भी बताया था ये संगत होगा। और इसमें ग्राफ के बारे में बोल रहा है, जब अनंत हल होगा तो ग्राफ संपाती होगा, संपाती रेखाएं होंगी, ये बात हमने बता दिया था। और ये ग्राफ के बारे में पूछा, कैसी रेखा होगी, संपाती रेखा होगी। अगर ऊपर से हम देखें तो आपको पता चल जाएगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1 का क्या लिखे, यहाँ पे संपाती लिखे, तो संपाती हो जाएगा। और समीकरण आश्रित समीकरण होगा, ध्यान में रखना है। समीकरण इसमें क्या हो जाएगा, आश्रित। इसी सब प्रकार का सवाल पूछा जाता है, कुछ भी पूछ देगा, आश्रित समीकरण होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपका, तब इसका आंसर हो जाएगा संपाती। और दूसरा सवाल लेते हैं, रैखिक समीकरण का युग्म अगर ऐसा है तो क्या होगा, तो हम लोग निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये क्या है हमारा, 2 है, 2 लिख दी, a1, a2 क्या है, 4 है, b1 क्या है, 3 है, और ये 6 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा, और ये 10 होगा। अब 5 ही नहीं लिखना है क्योंकि ये राइट हैंड साइड में होगा, इसको लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, माइनस प्लस को भी ध्यान में हम लोग रखेंगे। अब किसी किसी को समझ में नहीं आता है वो क्या होगा, ऊपर में हम लिखें a1 इक्वल टू a2, a1 ऊपर का लेंगे, b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इसको कैसे लिखेंगे, पहला जो होता है वो होता है a1x, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसके आगे में जो भी वर्ड लगा, अगर कुछ नहीं लगा हो तो 1 होता है, तो 3 6 और c1 5 है, -5 लेंगे, इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस लग जाएगा, यहाँ माइनस दे देंगे, समझ में आ गया होगा। या जैसे लिखे, अब कटाना है इसको, 1/2 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस और 1/2, इसका मतलब है ये वैल्यू तीनों इक्वल आ गया। जब वैल्यू तीनों इक्वल आ जाता है क्या होता है, ये संगत हल होता है। और संगत हल नहीं होता है जब नॉट इक्वल टू होता है, तब होता है इसका संगत। इसका मतलब हमारा बी नंबर सही हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। के किस मान के लिए समीकरण के युग्म x प्लस के वाई इक्वल टू 5 और इतना इतना संग अनंत हल है। क्या पूछे, अनंत हल। अनंत हल का पहले फॉर्मूला लिख देंगे, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ऊपर में भी आपने अनंत हल वाला ही बनाया था, इसका भी अगर हल पूछ देता तो अनंत हो जाता। कौन सा समीकरण है, तो संगत समीकरण है। अनंत है तो हम लोग फॉर्मूला लिख लेंगे, ये क्या है, a1 a2, a1 1 है, कुछ नहीं आगे में, तो क्या है 1 है, और यहाँ 2। b1 क्या हो जाएगा आपका, कुछ नहीं है तो क्या है, ये अलग राशि है जिसको निकालना है। b2 हमारा क्या हो जाएगा 4। c1 क्या है, ये 5, -5 लिखेंगे और ये -10 हो जाएगा। अब हम लोग को देखना है अनंत हल है तो क्या क्या हल हो सकता है। तो जब हम केस 1 लेके काम करेंगे इसमें, तो 1 2 इक्वल टू k/4 ऐसा हो सकता है। मतलब कि k इक्वल टू 4/2 घटा देंगे इक्वल टू 2 हो जाएगा। क्या हम यहीं पे रुक जाएं इसका आंसर के लिए, 2 आया तो मार दे 2, नहीं, फिर चेक करेंगे क्या सच में 2 ही आता है और कुछ आता है। ये माइनस माइनस प्लस कर देते हैं यहीं पे, k इक्वल टू 4 इक्वल टू 5/10। क्या के लिए, ये इसके भी बराबर है और ये इसके भी बराबर ही है। मतलब ये वाला पार्ट बराबर है, फिर ये वाला पार्ट भी तो बराबर है इसका, ये दोनों बराबर है और ये दोनों बराबर है। चेक कर लेंगे हम लोग क्या होगा। तो k इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 × 4/10
5 गुना 2 10 2। इसका मतलब दोनों में आंसर सेम, सब में सेम आएगा, चेक कर लिया जाएगा। इसका मतलब आंसर 2 हो जाएगा आपका। समझ में आ गया होगा। यदि वर्गमूल x के वर्गमूल और y के वर्गमूल का योग 10 है, x के वर्गमूल और y के वर्गमूल का योग 10 है, मतलब कि x का वर्गमूल, x में क्या वर्ड रखे और प्लस रूट अंदर y में जो मान है उसका वर्गमूल क्या है 10 है, और उनका अंतर x माइनस y में क्या मान रखे, अंतर क्या 2 है, और x और y का मान ज्ञात करें। उतना हम लोग को मेहनत करने का कोई जरूरी नहीं, चेक कर लेंगे क्या होगा। 10 किस में आएगा, कौन सा मान रखने, मान लेते हैं अगर हम 100 रख लेते हैं, इसमें x का मान 100 रखेंगे 10, ये तो होगा नहीं। अगर इसका मान हम लोग, ये तो होगा नहीं, क्या 44 किसी का वर्गमूल है नहीं, 36, और ये अगर इसका मान है हम 36 रख लेते हैं तो 6, जहाँ हो सकता है ये वाला मान हो सकता है हमारा, ध्यान दिया जाए। रूट अंदर के मान 36 प्लस इसका मान 16 रख देते, इसका क्या होगा 6 + 4 = 10। ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए। इसका मान अगर 36 रख दे और इसका मान 4 रख दे तो 2 आना चाहिए, 4 नहीं 16। इसका मतलब 6 - 4 = 2, मतलब कि ये समीकरण हमारा संतुष्ट कर रहा है, तो ये हो जाएगा। 36 मान रखे और 40, ऑप्शन से देखेंगे तो इसका आंसर हमारा आ गया है। आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। दो संख्या का योग दिया हुआ है और गुणनफल भी दिया हुआ है, तो संख्या ज्ञात करें। दो संख्या का योग मतलब a + b = 31 है, गुणनफल a गुना b = 184 है। तो कैसे इसका आंसर निकालिएगा, तो हम लोग ऑप्शन से चेक करके निकाल सकते हैं कि किस दो संख्या को जोड़ो जो 31 आ जाए। तो जोड़ेंगे तो सबका 31 ही आएगा। 12 10 22 10 9 31, ये भी 31 आ रहा है। 46 ये वाला नहीं आएगा, तो ये गलती हो जाएगा हमारा। 10 20 6 5 31, 31 हो जाएगा। 23 8 31, मतलब कि एक आंसर कट गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ करते हैं क्या, इस समीकरण में a का वैल्यू निकलती है, a = 31 - b लिख सकते हैं। क्लियर है हमारा। तो a को हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं 31 - b, और ये b तो b है, ये है 184। 31b - b² = 184, दिक्कत नहीं होगा। और इसको इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा, b² - 31b और प्लस है तो प्लस हो जाएगा 184। और हम लोग चेक कर लेंगे क्या इसका क्या हो सकता है आंसर। 184 को तोड़ेंगे, 9 2 2 बार में 4 8 6 23 × 2 40, 31 कैसे पूछ जाएगा। 2 × 2 × 2 6 8 हो जाएगा, तो 8 8 और 23 31 पूछ जाएगा। तो इसको हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं b² - 33b - 8b + 184। यहाँ तक दिक्कत नहीं होगा, कॉमन ले लेंगे b, तो b - 23 माइनस फिर 8 कॉमन ले लेंगे तो b - 23। इसका मतलब ये दोनों बॉक्स का मान आंसर आ गया और इसका आ गया आंसर। यहाँ तक आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। मतलब कहने का है b - 23, यहाँ पे देख लेते हैं, और आपका आ गया b - 8। इसका आंसर है 23 हो जाएगा, और इसको जो बाहर निकाल के 0 की जगह ये 8 हो जाएगा। 23 और 8 ये आंसर हो जाएगा आपका। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये तो हमने रब किया था, ध्यान देते रहना है, समझ में। यहाँ पे बोल रहा है प्रतिस्थापन विधि से हल करना, जरूरी नहीं आप प्रतिस्थापन से ही कीजिए, आपको जो विधि अच्छा लगता है उससे कीजिए, लेकिन हल कीजिए और आंसर निकालिए। y = 3 दिया हुआ है। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखा जाए, प्रतिस्थापन बोला है, प्रतिस्थापन से ही लगा सकते हैं, या इसको विलोपन से आप हल कर सकते हैं। विलोपन से हल करने के लिए आप
सिंपल भाषा में कीजिएगा क्या, कोई चीज को बराबर कर दीजिए। अगर इसी को बराबर करना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे वाला 3 से करेंगे, यहाँ भी 3, ये 9 हो जाएगा, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, ये तो कट जाएगा। यहाँ माइनस है तो प्लस कर देते हैं अपने मन से, 3 2 5 y इक्वल टू यहाँ माइनस कर देते हैं, प्लस माइनस हो जाएगा 1, मतलब y इक्वल टू 1/5। ये तो गलती हो गया हमसे, देखना है कहाँ पे हमने मिस किया। चलिए प्रतिस्थापन बोला है तो हम वही विधि लगा लेते हैं, ये भी प्रोसेस गलती नहीं था, कहीं मिस हो गया होगा, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग करते हैं क्या, x माइनस वाई इक्वल टू 3 है तो x इक्वल टू 3 प्लस वाई लिख सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा समीकरण फिर लेंगे, 3x प्लस 2y इक्वल टू 10 है, x का वैल्यू क्या है 3 इंटू 3 प्लस वाई, ये 3 हो गया ये वाला, और ये फार्मूला का x का लिख दिए प्लस 2y इक्वल टू 10, और यहाँ पे बैठा दे 3 इंटू 3 9 प्लस 3y प्लस 2y इक्वल टू 10, और 9 है इस साइड जाएगा तो 1 हो जाएगा, कट जाएगा, प्लस है 3 2 5y, वही चाहे y इक्वल टू 1/5, लेकिन तो y इक्वल टू यहाँ तो 1/5 है ना। चलिए वही चीज आया, हमको लगाएगा कुछ, और x का मान जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3 प्लस 1/5, 15 116/5। इसका मतलब ऑप्शन में ही कुछ गलत दे दिया है, लेकिन एक बार ऑप्शन से भी हम लोग आंसर मिला ही लेते हैं। अगर ऐसी बात है देख लेते हैं क्या इसमें बैठाने पे वैल्यू हमारा आ रहा है, 4 में 1 घटा देंगे तो 3 आ रहा है, ठीक है, 4 यहाँ 4 और यहाँ क्या बैठाए थे हम आप 1, 4 12 में 2 घटाएंगे 10, इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा। अगर इस समीकरण से ऐसा हल नहीं आया तो हम लोगों को दूसरा उपाय निकालना है कि कौन सा वैल्यू बैठाएंगे जो आंसर फुट हो जाएगा। पहले ये वाला बैठाया तो आ गया, ऐसे बनाइए चाहे ऐसे बनाइए, दोनों का आंसर सेम आएगा, कभी की तरह आंसर ऑप्शन वाइज दे दिया जाता है। y इक्वल टू इतना और इतना है तो सॉल्व करने के लिए कहा गया है कि दोनों समीकरण कैसे पुट करेगा। x पहला वाला x होता है, ये y होता है, निर्देशांक ज्यामिति में आप लोग पढ़िएगा, इसको x को भुज कहते हैं और एक को कोटि कहते हैं। इसमें भी हम लोग मान बैठा के देख लेते हैं क्या आता है, या फिर क्या ध्यान दिए y इक्वल टू इतना है, y इक्वल टू इतना, इसका मतलब दोनों को हम बराबर कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए ये प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, 3x माइनस x और 4 प्लस 2x हो गया, ये 4 प्लस 2 6x इक्वल टू 3, क्या x किसी में 3 है, ये वाला में है तो मार देना है, और चेक करना है y का वैल्यू निकालने के लिए इसमें 3 बैठा देंगे, 3 प्लस 4 इक्वल टू 7, y इक्वल टू 7 आ जाएगा। इसमें तो पुट कर रहा है, यहाँ तक सही जा रहा है हमारा। आगे देखिए समीकरण इतना इतना के निकाय में कोई हल नहीं है तो क्या का मान कोई हल नहीं है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, यहाँ नॉट इक्वल टू होगा क्योंकि कोई हल नहीं है, तो एक कुछ नहीं है, तो a1/6 इक्वल टू 1/3 इक्वल टू माइनस k/-3, यहाँ से ध्यान देना है, माइनस प्लस का भी ध्यान देना है। चलिए कोई हल नहीं है, यहाँ भी कोई हल नहीं का सिंबल देंगे हम लोग, तो हो जाएगा हमारा k नॉट इक्वल टू 1, क्या हो जाएगा 1/3 नॉट इक्वल टू k/3, 3 कट जाएगा, k नॉट इक्वल टू 1 हो जाएगा। और भी एक समीकरण दिया है उसको भी लेंगे, 1/6 नॉट इक्वल टू k/3, 3 इंटू 2 k इक्वल टू 1/2 नॉट इक्वल टू 1/2। ऑप्शन में 1 दिया है तो 1 वाला में टिक मारेंगे, ये भी हो सकता है आंसर, ये भी हो सकता है, आपको ध्यान देते रहना है तब समझ में आएगा। अब ये समीकरण हमारा ये है, समीकरण हमारा ये है, और इस समीकरण में क्या होगा k+1/x का मान मांगा है। अगर इसमें हम लोग करें k3 मान लिया जाए इक्वल टू x, तो क्या होगा
8x स्क्वायर तो में 6 आएगा k का, ठीक है, प्लस 15x माइनस 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे, 8 इंटू 2 16 हो जाएगा। 16 को तोड़ के लिख देंगे 2 8 2 4 2 2 2 1, इसको 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 गुना 2 4, 12x प्लस 3x इक्वल टू 15x हो जाएगा। या 2 गुना 2 4, 2 गुना 2 4 1 5, 15 हमको पुराना है किसी भी हाल में, तभी हमारा आंसर आएगा। चलिए हम लोग इसमें करते हैं क्या, 15 पुराने के लिए 8 का स्क्वायर प्लस 16x माइनस x माइनस 2 कर देते, तब तो आ जाएगा ना। 2 इंटू 2 इंटू 2 16 माइनस x कर देते हैं, घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर। इस बात को ध्यान में रखें, इसको हम लोग हटा देते हैं यहाँ से। चलिए कॉमन ले लेते हैं 8x, तो यहाँ बच जाएगा आपका x प्लस 2, यहाँ पे आपका 1 ले लेते तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, और 8x माइनस 1 और ये x प्लस 2 इक्वल टू 0। अगर इसमें बात करेंगे तो हो जाएगा माइनस है, इधर प्लस हो जाएगा 1/8 और ये हो जाएगा -2। हम लोग दोनों पे आंसर बैठा के देख लेंगे कौन किस पे बैठल हुआ है। और हाँ, इस बात को ध्यान में रखा जाए, 1/8 ही लेते हैं अगर मान इसका, तो हमको दिया हुआ है k3 इक्वल टू x, k3 इक्वल टू 1/8, k इक्वल टू 1/2 का क्यूब लिख सकते हैं। क्यूब कट जाएगा ऑटोमेटिक, k इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को कहीं पे दिक्कत नहीं होगा, अब k में मान बैठा देंगे, ये वाला समीकरण में मान बैठाएंगे। समीकरण में क्या है, 1/2 प्लस 1 है, फिर 1/2 है, मतलब 1/2 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2 4 इंटू 5/2, 5/2 को हम लिख सकते 2 पूर्णांक 1/2, 2 पूर्णांक 1/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और वीडियो को देखते रहे और अच्छे से समझें। देखिए समीकरण इतना, अब इसमें आप लोग फंसने का चांस है, क्योंकि इतना दूर नहीं फंसे तो पक्का है कि इसमें फंस ही जाइएगा। एक समय इतना में हलों की संख्या ज्ञात करें, कितना हल होगा तो हम लोग चेक कर लेंगे। a1/a2 b1/b2 इक्वल टू c1/c2। a1 क्या है, 1/2 इक्वल टू 2/4 इक्वल टू -8, 16 है तो ये राइट लेफ्ट साइड आएगा तो ये भी 16 हो जाएगा, माइनस प्लस 1/2 8 इंटू 2, मतलब इसका अनंत हल होगा, क्योंकि a1/a2 b1/b2 इक्वल टू c1/c2 है, इसी का इसका अनंत हल होगा। आपको हमने ऊपर की टॉपिक में बताया है, क्लियर है। और कितना क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। 2 मेज और 4 कुर्सियों की कीमत 1600 रुपया, मतलब कि 2x प्लस 4y इक्वल टू 1600। क्योंकि हम लोग क्या किए, इसको x मान लिए और इसको y मान लिए, मतलब मेज को x मान लिए, कुर्सी को y मान लिए, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। एक मेज की कीमत 6 कुर्सियों के बराबर है, मतलब कि 1x इक्वल टू 6x है। एक मेज की कीमत 6 कुर्सियों के बराबर है, तो 9 कुर्सियों का कीमत क्या होगा, मतलब x इक्वल टू 6x है, सॉरी x इक्वल टू 6y है। तो इसमें बैठा देंगे हम लोग, क्या करेंगे 6y लिख देंगे इंटू 2, 1x का कीमत ये है प्लस 4y इक्वल टू 1600। दिमाग हल्का लगाना है, छेद न 12y प्लस 4y, दिमाग लगाए कुछ नहीं होने वाला है, इक्वल टू 12 4 16y इक्वल टू 1600, y इक्वल टू 1000, क्योंकि 16 से 1000 बच जाएगा, कट जाता है, समझने वाला बात है। 1000 आ गया, y का मान 1000 आ गया। यहाँ पर 9 कुर्सी का मान क्या है 1000, मतलब y इक्वल टू 9000 आया, 9 कुर्सी 9000, सिंपल सा बात है, इसमें क्या दिक्कत सोचने का बात, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, यहाँ दिक्कत नहीं होगा। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है, बार बार पूछने वाला ही क्वेश्चन हम करवाते हैं, ताकि बच्चे को आगे चल के दिक्कत ना हो और इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो इसका सामना आराम से वो कर सके।
चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोग देखिए। इसका हमने हिंट भी लिख दिया, आप लोग खुद से बना सकते हैं। पूछ रहा है इसका मान क्या होगा, ये आप कैसे ला सकते हैं। तो हम लोग हिंट लिखा हुआ है, इसका हिंट का ही प्रयोग कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई प्लस 3। अगर x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू 3 माइनस 3 अगर कर दिया जाए तो क्या होगा। क्या इस पे ही हमारा आंसर आ जाएगा। हाँ, इसी पे हमारा आंसर आ जाएगा। ध्यान देना है आप लोगों को, आराम से आंसर आ जाएगा हम लोगों का। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस फॉर्मूला पे अगर तोड़े हम लोग, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3a b, 3xy अभी हम लिख गलत हो गया थोड़ा सा, 3xy हो जाएगा और x प्लस वाई हो जाएगा। यहाँ तो दिक्कत नहीं है। और एक चीज को भी ध्यान में रखा जाए, ध्यान में रखने वाला बात यह है, ब्रैकेट में टोटल ये सब बड़ी ब्रैकेट डाल देते हैं यहाँ से यहाँ तक। अब -3 भी हमारा है, -3 को लेके चलेंगे, -3 को नहीं लेके चले, -3 को भी हम लोग लेके चलेंगे, तभी जाके हमारा इनका आंसर आएगा। चलिए फॉर्मूला पे बैठा दिए हैं। -3 x प्लस वाई 3 प्लस 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर वाई हो जाएगा आपका, और इसमें हो जाएगा प्लस 3xy स्क्वायर। यहाँ तक आप लोगों को समस्या नहीं हुई होगी, समझ में आ गया होगा।